कि भाई जो बॉन्ड इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो। कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या अर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो? क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, भीम न्यूज कोटा राजस्थान से चीफ एडिटर। अभी आप थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट सुन रहे थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो क्या कह रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें ये कहा गया था कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताए कि अभी तक किन किन लोगों ने किन किन राजनीतिक पार्टियों को कितना कितना चंदा दिया है। इस पर उन्होंने 6 मार्च तक के लिए समय सीमा दी थी, पर एसबीआई ने इसमें ये कहा है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और हम 6 मार्च तक इसको आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते। एडीआई एक संस्था है जो कि चुनावी चंदे के ऊपर नज़र रखती है, और उस संस्था ने इस चीज़ का पूरा विश्लेषण किया है। इसी को लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना नोटिस दाखिल किया है। क्या है चुनावी चंदा, ये आप थोड़ा सा तफसील से जानिए। चुनावी चंदे में यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देता है तो पहली बात 100% टैक्स फ्री है। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देगा तो क्यों देगा? क्योंकि सरकार से उसको या उस पार्टी से उसको अपने कुछ लाभ या हित साधने होते हैं। इसी को लेकर एडीआई ने, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके संस्था है, उसने इसकी पड़ताल की है। देखिए एक रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। उनकी समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले दायर करना ये जाहिर करता है कि उनका इरादा यही था कि ये सूचना नहीं दी जाएगी, और ना ही उन्होंने अपनी याचिका में ये बताया कि उन्होंने अब तक इस सूचना को देने के लिए क्या तैयारी या क्या काम किया है। दूसरी बात यह है कि जब ये स्कीम बनाई जा रही थी, विचाराधीन थी, पहला प्रपोजल ये था कि इसमें किसी तरह का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंसिस्ट किया था कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिससे हम उसको ट्रेस कर सकें, और एक यूनिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर दिया गया था जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे दिखता है, प्लेन लाइट में नहीं दिखता है। तो जब स्टेट बैंक ने खुद कहा था कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इसको ट्रेस कर सकें, और उनका आज ये कहना कि उसको वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं, ये तो लगता है ठीक नहीं है। तीसरी बात, जो स्कीम का क्लॉज 7 है, 7 नंबर जो पैरा है, तो उसमें ये लिखा है कि अगर 15 दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया ना जाए तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए। इससे ये जाहिर होता है कि
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स पे नज़र रखता है कि ये कब किसने भुनाया, और अगर नहीं भुनाया तो फिर इसको तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए। तो जब स्टेट बैंक इस पे इतनी पैनी नज़र रखता है तो उनका ये कहना कि हमें 3 महीने या 3.5 महीने लगेंगे, ये तो लगता है हास्यास्पद है। तीसरी बात ये है कि जब ये स्टेट बैंक ये बॉन्ड चालू हुए तो एक कॉमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई एप्लीकेशन के रिस्पांस में ये बताया था स्टेट बैंक ने कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन बॉन्ड से निपटने के लिए। तो अगर 1.5 करोड़ का उन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद भी ये उसको कागज में सील्ड कवर में बंद करके रखते आए, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध है और ये ठीक नहीं है। 29 ब्रांचों से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बिके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 19 ब्रांचों से बिके हैं और 14 ब्रांचों में उनको बुनवाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 19 और 14 में कुछ तो ओवरलैप होगा, और ओवरलैप नहीं भी हो तो 29 ब्रांचों की सूचना नहीं चाहिए, 19 और 14 की चाहिए। और एक बात यह है कि कानून ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में ये भी था कि अगर कोई कोर्ट इसके बारे में सूचना मांगे या कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी इंस्टीट्यूशन मांगे तो ये सूचना उनको देनी होगी। तो क्या इसको ये माना जाए कि अगर कोई सीबीआई या पुलिस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टेट बैंक से कुछ इसके बारे में पूछे तो वो कहेंगे कि अभी आपको कहाँ से वो इलेक्टोरल बॉन्ड चला था और आखिरकार कहाँ जाके किस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया? ये सीक्रेट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 2018 में ही बोला था कि बहुत जरूरी है। इसके बिना इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑडिट ट्रेल नहीं होगा। ऑडिट ट्रेल के बिना इलेक्टोरल बॉन्ड बैंकिंग सिस्टम में चल ही नहीं सकते। इन सबके दस्तावेज रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में आपको मिल जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत विस्तारपूर्वक सरकार को बताया कि ये सब रास्ते बहुत ज़रूरी हैं जिससे हिसाब रहे कि कौन खरीद रहा है आखिरकार, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे आप पुलिस या बाकी महकमों को खबर दे सकते हैं कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। खरीदने वालों का KYC मतलब कि वो कौन है, पुख्ता सबूत उसके, उनका ID वगैरह भी लिया जाता है। वो ID ये सीरियल नंबर से लिंक जोड़ के आगे तक देखा जाता है कि किस बैंक अकाउंट में फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स गया। सरकार ने अपने दस्तावेजों में अंदर बताया कि स्टेट बैंक में इतनी काबिलियत है कि जिस पॉइंट पे कोई पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश करना चाहे उसी वक्त स्टेट बैंक बता सकता है कि शुरू में खरीदा किसने था और इस पॉलिटिकल पार्टी को किससे हाथ लगा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड। अपना अच्छे से ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ नई नई खबरें और जानकारियों के लिए।